अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। यकीनन मज़े में होंगे। और हम आपके दिन को खुशगवार बनाने के लिए आज लेकर आए हैं सिलसिलेवार नॉवेल निगहबान आंचल की एपिसोड 21। तो जल्दी से चलते हैं नई एपिसोड की तरफ। जब उसकी आंखें खुली तो सुबह की सुनहरी लाली फैलने में बस कुछ ही वक्त दरकार था। वो फ़ौरन वॉशरूम में गया और वज़ू करते हुए फजर की नमाज अदा करने के बाद दुआओं में मशगूल हो गया। 20 मिनट बाद चेहरे पर हाथ फेर कर उठकर खड़ा हुआ और एक्सरसाइज के लिए चला गया। उसने आज अपनी बेचैनी और बेकरारी में ये भी ध्यान नहीं दिया था कि वो बेड पर है भी या नहीं। सुबह सूरज तुलू होने के बाद एक्सरसाइज करते वक्त ही उसे उसका ख्याल आया था। वो फ़ौरन वहाँ से घर की तरफ रवाना हुआ क्योंकि अभी उसे नाश्ता करवा कर दवा भी खिलाना था। घर में दाखिल होते ही सबसे पहले उसे खाने की अलग अलग खुशबुएं महसूस हुई तो वो वहीं ठिठक कर रुक गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किचन से कुछ खटपट की आवाज़ें आ रही हों। उसने फ़ौरन अपने शूज़ निकाल कर वहीं रखते हुए किचन का रुख किया। खुद खदशात के तहत वो तेज़ी से किचन में दाखिल हुआ जहाँ इश्तहा अंगेज़ खुशबू फैली हुई थी और सामने ही वो चूल्हे के करीब खड़ी नज़र आई। खूबसूरत डिज़ाइन के लिबास में मलबूस, बालों को रफ से जोड़े में मुक़य्यद किए हुए, दुपट्टे को एक कंधे से लाकर कमर पर दुपट्टे का दूसरा सिरा बांधे चूल्हे के सामने खड़ी वो तेज़ी से हाथ चला रही थी। वो कई मिनट तक तो अपनी जगह पर जमा खड़ा रहा, फिर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ते पीछे से बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ा। वो पहले तो डर गई, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए अपने बाजू से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। क्या कर रहे हैं? छोड़े मेरा हाथ, पराठा जल जाएगा। क्या बीवियों वाला अंदाज था वो। शद्दत रह गया। तुम कर क्या रही हो ये सब, और किसने तुम्हें ये सब करने को कहा है? उसने हैरत की ज़्यादती से पहले तो उसे देखा, फिर थोड़ा तेज़ लहजे में गोया हुआ। उसने पहले बिना जवाब दिए एक नज़र फ्राई पैन को देखा जहाँ से अब पराठा निकालने की ज़रूरत थी। उसने बाजू छुड़ाकर रुख चूल्हे की तरफ फेर कर उस आखिरी पराठे को निकाल कर हॉट पॉट में रखा, फिर उसकी तरफ रुख किया जो अभी तक वैसे ही खड़ा था। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि नाश्ता बना रही हूँ? चलें फ्रेश होकर टेबल पर आ जाएं। उसके बीवियों वाले रूप और अंदाज पर वो सरशार होता चारों शाने चित हुआ था। कल की नाराज़गी का ढूंढने से भी शायद तक नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि वो उसके ही लाए हुए सूट में मलबूस थी। लेकिन बाकी चीज़ें जो उसके लिए ही थीं वो उसके वजूद पर उसे कहीं नज़र नहीं आईं। मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम नाश्ता बना रही हो, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है अभी, इसलिए फ़ौरन यहाँ से निकलो। उसने दोबारा उसका बाजू पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था जब वो फ़ौरन दूर होते स्लैब से लगी। उसकी इस हरकत पर वो बेख्तियार अपने लबों को आपस में पेवस करके हाथों को खींच गया। उसका खुद से इस तरह दूर जाना न जाने क्यों उसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो, बल्कि आपने इतना ज़्यादा मेरा ख्याल रखा है तो मुझे ठीक तो होना ही था। उसने थोड़ा सा आगे झुककर उसके हाथों को थाम कर उसकी हथेली अपनी पेशानी पर रखते हुए उसे ये बताने की कोशिश की कि वो ठीक है। अचानक उसके इतने बदलाव को देखकर वो बेख्तियार चौंक उठा और अपने हाथों को पीछे खींचते फ़ौरन किचन से बाहर निकल गया। उसके इस तरह चले जाने पर वो बेख्तियार आँखों में आती नमी को साफ़ करने के बाद चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाकर अब उसकी कुछ खोजती हुई नज़रें याद की। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने रात ही सोच लिया था कि इस रिश्ते को अपनी मोहब्बत की खुशबू से मुअत्तर करके भी उसे बेइंतहा खुशियाँ देगी। वो खुशियों का मारा इंसान उसकी संगत में कम से कम जीना तो सीख ही जाएगा। टेबल पर नाश्ते की लवाज़मात रखकर खुद भी एक कुर्सी पर बैठकर वो उसका इंतज़ार करने लगी। दस मिनट बाद वो टेबल के करीब पहुंचकर 1 मिनट को सोचने के अंदाज में खड़ा रहा था, फिर कुर्सी खींचकर बैठ गया। नक्सक से तैयार वो खुशबू में बसा उसके हवासों पर छा रहा था। उसे नज़र उठाकर इस दुश्मन जान को देखा और चंद पल तक नज़रें हटा नहीं सकी। उसके नज़रों की तपिश पर उसने चेहरा ऊपर उठाए उसकी आंखों में झाँका। बस यही वो लम्हा था जब परियों जैसी वो दोशीज़ा उसकी पुरकशिश आंखों के सहर में जकड़ गई। खटपट की आवाज़ पर वो हवास में लौटती उसे देखने लगी जो सिर्फ और सिर्फ चाय पी रहा था। बाकी किसी भी चीज़ को उसने हाथ भी नहीं लगाया था और ना उसके साथ खाने का इंतज़ार किया।
जब तक वो उसे कुछ कहती कि उससे पहले ही वो चाय का कप टेबल पर रखकर उठ खड़ा हुआ। उसकी बेरुखी महसूस करते हुए उसकी आंखों में मिर्चें सी भरने लगी। मैं रात देर से घर आऊँगा, तुम दरवाज़ा बंद कर लेना और सो जाना। मोबाइल जेब में रखते हुए उसकी तरफ बिना देखे हिदायत देते हुए वो घर से बाहर निकल गया और वो जहाँ की तहाँ बैठी रह गई। क्या उससे बहुत बड़ी गलती सरजद हुई थी जो वो उससे बात करना तो दूर उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहा था, या फिर उसके माजी में हुए सानिहे की वजह से वो ऐसा कह रहा था? वो समझने से कासिर थी, लेकिन अपने आंसू को बहने से नहीं रोक सकी। वहीं टेबल पर सर रखे वो धाड़े मार कर रो पड़ी और ना जाने कब तक इसी तरह रोती रही थी। उसी कुर्सी पर बैठे उसे सुबह से दोपहर हो गई और फिर चौकीदार के दरवाज़ा खटखटाने पर चेहरा साफ करके वो उठी और दरवाजे के करीब पहुंचकर दरवाज़ा खोल दिया। बाज़ार से कुछ लाना है बेटी तो बताएं, मैं मंगवा देता हूँ। शायद वही कहकर गया था, इसलिए चौकीदार पूछ रहा था। नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। उसके मना करते ही वो फ़ौरन चला गया। उसने भी दरवाज़ा बंद करके बड़ी मुश्किल से खुद को घसीट कर टेबल के करीब ले गई और दोबारा उसी कुर्सी पर उसी अंदाज में बैठ गई जैसे पहले बैठी हुई थी। सुबह वो उसके उठने से पहले ही उठकर दूसरे कमरे में नमाज अदा करने के बाद कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल हो गई। वो भी अपने वक्त पर उठकर नमाज पढ़ने के बाद एक्सरसाइज करने लगा। 8 बजे तक थाने जाने के लिए जब वो तैयार होकर नीचे टेबल पर पहुंचा तो वो नाश्ते के दीगर लवाज़मात समेत मौजूद थी। नाश्ता करके वो उसकी इस कदर फरमाबरदारी पर गौर व फिक्र करते हुए थाने रवाना हो गया, जबकि वो शायद छुट्टी पर थी, इसीलिए दिन भर घर पर ही मौजूद रही। रात 8 बजे वो जब घर आया तो घर साफ सुथरा चमक रहा था। हर चीज़ अपनी जगह पर सलीके से रखी हुई थी। उसने लाउंज में कदम रखा तो वो सोफे पर कोई किताब लिए बैठी नजर आई। उसे देखते ही फ़ौरन सलाम करते हुए किताब को बंद करके चप्पल पहनकर वो किचन की तरफ चली गई। उसने सर हिलाकर उसके सलाम का जवाब देने के साथ ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। जब वो दरमियान में ही हाथों में पानी का गिलास लिए उसके सामने आ गई, वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठकर उसके हाथों से पानी लेकर पी लिया और ग्लास उसे वापस पकड़ाकर सीढ़ियाँ चढ़ गया। जब तक फ्रेश होकर नीचे पहुंचा तो वो टेबल पर खाना रखे वहीं बैठी नजर आई। उसके सामने वाली कुर्सी खींचकर वो बैठ गया। फिर इसी मखसूस खामोशी के दरमियान ही खाना ख़त्म हुआ। शाज़िम टीवी ऑन करके कोई शो देखने लगा, जबकि वो किचन में फैली हुई चीज़ें समेट कर कमरे में चली गई। वो कल से खामोश तमाशाई बना हुआ था और यही उसकी खामोशी अरीहा को चुभ रही थी। वो सोफे पर किताब लेकर बैठी सोचों में गर्क थी जब किसी के मुखातिब करने पर उसकी सोचों में खलल पैदा हुआ। क्या हुआ है? उसने चौंक कर उसे देखा जो हाथ फैलाए हुए उसके सामने खड़ा था। शायद उसने कुछ मांगा था, लेकिन सोचों में गर्क होने की वजह से उसे सुनाई नहीं दिया था। मेरी डायरी दो। उसके इस तरह पुरअतमाद अंदाज में कहने पर वो बेइख्तियार पहले ठटक गई, फिर किताब की तरफ मुतवज्जा होते हुए बड़े आम से अंदाज में उससे मुखातिब हुई। कौन सी डायरी? मुझे नहीं मालूम किसी भी डायरी का। उसने बड़ी देदा दिलीरी से झूठ बोला, जिस पर मुकाबिल शख्स पहली बार ज़ेर लब मुस्कराया था। वही डायरी जो यहाँ से जाते वक्त तुम अपने साथ लेकर गई थी, और उस वक्त भी वो तुम्हारी और इस वक्त भी वो तुम्हारे ही पास मौजूद है। और ये झूठ बोलना तुमने कब से सीख लिया है? अब की बार नरमी से पेश आते उसके झूठ बोलने पर उसे झड़क दिया। वो शर्मिंदगी से सर झुकाए उठी और अपने बैग से उसकी डायरी निकालकर उसकी हथेली पर रख दी। वो उसके झुके हुए सर पर एक नज़र डालकर डायरी को दाहिने जानिब रखता अभी कुर्सी खींचकर बैठ ही रहा था कि इससे पहले ही अपने पीछे से आती आवाज़ सुनकर अपने लबों को भेज दिया। क्या आप पूछेंगी नहीं कि मैंने ये डायरी पढ़ी या नहीं? उसके लहजे में कुछ तो ऐसा था जिसे सुनकर उसे खुद में एक हलचल सी महसूस हुई। बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाकर वो उसकी सिमत से रस से मुड़ा था। जाहिर सी बात है कि तुम जब डायरी लेकर गई थी तो पढ़ी भी होगी। जायज़ा लेने के अंदाज में उसे देखते हुए उसने जवाब देना मुनासिब समझा। आज आर या पार करने की वो भी ठान चुका था, क्योंकि अब जबकि हकीकत उसे मालूम हो ही गई थी तो फिर खुलकर बात कर लेने में ही भलाई थी। हाँ, अच्छा हुआ कि मुझे ये डायरी मिल गई और मैंने इसे पढ़ लिया, वरना आप तो सारी ज़िंदगी मुझे कुछ नहीं बताते।
उसने भराई हुई आवाज़ में कहकर चंद कदम उसकी तरफ बढ़ाए, जो अपने चेहरे का रुख दूसरी तरफ किए खामोश खड़ा था। बहुत बार बताना चाहा था, लेकिन तुम मुझे सुनने को रवादार ही नहीं थी। उसने सिर से उसकी तरफ दोबारा मुड़कर कहा। निगाहें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं। उसका शिकवा सुनकर अरीहा ने जोर से अपनी आंखें मींच लीं। फिर चंद पल बाद आंखें वार किए उसे देखा, जो सुर्ख चेहरे समेत सामने खड़ा था। दोनों ही एक दूसरे को बेबसी और अजियत से देख रहे थे, क्योंकि इतने साल उन्होंने एक दूसरे से नाराज़गी और बेरुखी में ही गंवा दिए थे। कहते हैं कि गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं पलटता। ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती सरजद हुई है मुझसे, जिसके लिए मेरे पास माफ़ी के कोई ऐसे अल्फाज नहीं जिससे मैं इसका मदावा कर सकूं। बहते हुए अश्कों समेत जब्त होते वो वहीं घुटनों के बल फर्श पर गिरी थी। उसके गिरने और फिर इस तरह बेतहाशा रोने पर वो भी खुद पर जब्त होते उसके करीब पहुंचकर सामने बैठ गया। नहीं, सारी गलती मेरी है। मैं गलत रास्ता इख्तियार कर गया था। बाबा का ख्वाब था तुम्हें डॉक्टर बनाना, और मेरी एक अलग मंजिल थी जिस पर मुझे पहुंचना बहुत ज़रूरी था। जब तुम्हारे खेलने, खुश रहने और मुस्तकबिल को रोशन करने के दिन थे, उस वक्त मैं तुम्हें किसी और रास्ते पर चलने कैसे दे सकता था। उसके चेहरे के अतराफ में अपनी हथेलियों से घेरा तंग करते हुए बेकरारी से उसके आंसू साफ करने लगा, और वो रोते हुए बस एक टक उसे देखे जा रही थी। इसके लिए मैं तुमसे बात भी तो कर सकता था ना, बल्कि तुम्हें समझा सकता था, लेकिन मैंने क्या किया? तुम्हें खुद से दूर कर दिया। तुम्हारे और अपने दरमियान एक बहुत गहरी खाई तैयार कर दी, और जब कुछ सालों बाद उसकी गहराई बढ़ने का एहसास हुआ तो उस वक्त शायद बहुत देर हो गई थी। उसके कुछ बोलने की चाह में कपकपाते हुए होठों पर नरमी से उंगली रखकर उसे आंखों से ही खामोश रहने का इशारा दिया। मैं सज़ा का मुस्तहिक हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, और प्लीज़ मुझे मेरी रिहा वापस लौटा दो। उसने अपने लफ्ज़ों से ज़्यादा अपने अमल से उसे पागल कर दिया। उसके चेहरे से हाथ हटाकर खुलूस से दिल से माफ़ी मांगते हुए अपनी हथेलियों को एक दूसरे में उलझाए उसके सामने कर गया। नहीं करें ऐसा प्लीज़ शाज़िम। झपट कर उसके हाथों को एक दूसरे से अलग करते हुए उसकी हथेलियों को अपनी नरम गरम हथेलियों में भेज कर उसकी पुष्प पर अकीदत से वो अपने दहकते हुए लब रख गई। उसके आंसू शाज़िम की हथेलियों के पुष्प पर गिरते उन्हें भिगो रहे थे और उसकी दिल की दुनिया को तहस नहस कर गए। इस तरह उसकी बेख्तियारी अमल पर वो बेसाख्ता उसको बाजू में थाम कर अपने सीने में भेज गया। मुझे अपनी वही रिहा वापस चाहिए, जिसका दिन मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही ख़त्म होता था, जो मुझे सताने के लिए छोटी छोटी शरारतें करती थी और मेरी लाकर दी हुई छोटी सी चीज़ पर भी बेतहाशा खुश हो जाया करती थी। मुझे वो रिहा चाहिए जो मुझसे नफ़रत नहीं करती थी। उसे खुद में भेजे उसे फरमाइशें करता, उसके बालों पर वो अपने लब रख गया। सुकून ही सुकून था जो उसकी रगों में सरायत करता खून में गर्दिश करने लगा। आज एतराफ़ का दिन था, रंजिशों को भूल कर खुशियाँ समेटने का दिन था, और हर इंसान की ज़िंदगी का हर दिन के आगाज़ और इख्तिताम दोनों तय होता है। वो रब्बे करीम सब कुछ तय करता है। उसकी आखिरी बात ने अरीहा के अंदर बेचैनी भर दी। उसने उसके सीने से सर उठाकर चेहरा उसके सामने किया, लेकिन उसकी भी आंखों से निकलती गर्म सयाल को देखकर तड़प उठी। मैंने कभी भी आपसे नफ़रत नहीं की शाज़िम। अगर नफ़रत का दावा किया भी था तो सब झूठ था। मैं आपसे नफ़रत कैसे कर सकती थी, क्योंकि मेरी मोहब्बत कभी आपसे नफ़रत की इजाज़त ही नहीं देती। मैं सिर्फ आपसे नाराज़ थी, बज़न हो गई थी। उसके आंसू अपनी उंगलियों के पोरों से साफ़ करती उसे यकीन दिलाने की कोशिश में वो हलकान हुई। अब भी मोहब्बत करती हो? उसकी पलकों पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए बड़ी जल्दबाजी में वो गोया हुआ। उसकी जल्दबाजी पर वो पहली बार बेसाख्ता मुस्करा उठी। आंखों से बहते अश्क और लबों पर मचलती मुस्कुराहट एक ऐसा अनोखा इम्तिजाज था जिसने शाज़िम के दिल की दुनिया को लम्हों में तब्दील कर दिया। बचपन का प्यार था, यूं ही कैसे चला जाता? नामुमकिन था। उसने लबों पर मचलती मुस्कुराहट को दबाते हुए उसकी शेफ पर अपनी हथेली रखे उसके दिल को घायल किया। उसकी बेरियां मुस्कुराहट पर वो दिलो जान से फिदा हुआ था। ये मुस्कुराहट ही तो उसकी ज़िंदगी थी। उसके इजहार पर खुशी से सरशार वो रो पड़ा।
उसको इस तरह रोते हुए देखकर वो ज़रा सा झुकती उसकी पेशानी से अपनी परेशानी टिका गई। दोनों ही एक दूसरे की इस कदर चाहत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। तुम्हें ढेरों फ़ोन कॉल्स करूँगा, चॉकलेट भी लाऊंगा और तुम्हारी हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करूँगा। 8 साल पहले जो उसकी ख्वाहिश थी उसका हवाला दिया, जिसे समझकर वो हया से सुर्ख चेहरा लिए उसके सीने में अपना सर दे गई। उसकी इस बेख्तियार हरकत पर वो कहका लगा उठा, तब तुमने यही फरमाइशें की थी ना मुझसे? मुझे सब याद है। मैं तुम्हारी हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए अपना आप भी वार सकता हूँ। हथेलियों में उसका चेहरा भरते हुए बड़ी मोहब्बत से उसकी गालों पर अपना महकता हुआ लम्स बख्शा। वो हया से सूख पड़ी थी। नज़रें फ़ौरन नीचे झुकाते उसी में छुपने की कोशिश करने लगी। तुम्हारी नाराज़गी मेरे दिल में ज़ख्म कर गई थी अरीहा। आगे से कभी तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना, और मैं खुद भी कभी भी तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरे दिल का वो वाहिद रिश्ता मेरे पास है जिससे मैं हमेशा समेट कर अपने साथ रखना चाहता हूँ। इसके इस कदर सच्चे इजहार पर वो सरशार होते उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाइल करके उसके सीने पर सर रख गई, जबकि शाज़िम उसे खुद में भेजे दुनिया का सबसे खुशकिस्मत मर्द खुद को समझ रहा था। उनकी दुनिया मुकम्मल हो गई थी। दोनों एक दूसरे में खोए हर गम, हर तकलीफ़, हर अज़ियत भूल कर बस एक दूसरे को समेट रहे थे। जी व्यूअर्स, आज की एपिसोड आपको कैसी लगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि आपको सना सुफियान की ये काविश कैसी लग रही है। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।